Hi, welcome. Myself Mohammad तौसीफ़ कामरान वेलकम टू यू इन तौसीफ़ हिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 के बारे में डिस्कशन करेंगे, उसके प्रोबेबली क्वेश्चंस, उसके पॉसिबल क्वेश्चंस और पोटेंशियल क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशंस थोरली पढ़ चुके हैं, उसके इवेंट को, उसके प्रोसेस को और उसके इंसिडेंट सारे कुछ को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब मैं इस वीडियो में इस चैप्टर से आने वाले पॉसिबल क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक तरह से समझे इस वीडियो में हम आपका टेस्ट लेंगे, तो जो हम क्वेश्चंस बोलें तो आप उसे अपने माइंड में लाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इस प्रोसेस से दो काम हो जाएगा, एक आप क्वेश्चंस भी जान लेंगे और दूसरा आपका चैप्टर्स का रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई सवाल आपको समझ में ना आए या फिर उसका आंसर आपको समझ में ना आता हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। हालांकि हम क्वेश्चंस बताने के साथ साथ उसका क्या आंसर होगा उसका रफ आउटलाइन भी हम आपको देते हुए चलेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल सीक्वेंस में होंगे, चैप्टर्स के सीक्वेंस में, यानी जैसे जैसे हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशंस के अंदर जैसे जैसे पढ़ना स्टार्ट किया था, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग भी वैसे ही आएगी। एक बात और ध्यान रखें कि क्वेश्चंस कभी कभी ट्विस्ट करके यानी घुमाकर भी पूछ देता है, लेकिन उनका जो आंसर होता है वही होता है। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9, इससे जो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि एक्सप्लेन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस अंडर ओल्ड रेजिम, यानी फ्रांस के सोसाइटी की क्या कंपोनेंट थे उसके बारे में लिखना है। ओल्ड रेजिम यानी 1789 में से पहले, यानी जब फ्रांस के अंदर मोनार्की था तब। तो इसका जो आप जानते हैं बहुत सिंपल आंसर है कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट के अंदर क्लेर्गी, सेकेंड स्टेट के अंदर नोबेल्टी और थर्ड स्टेट के अंदर क्या कहते हैं वो जनरल पीपल्स थे, जिसमें बिजनेसमैन हो गए, पेजेंट्स हो गए और अदर प्रोफेशनल जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, एडवोकेट, ये सारे के सारे जो है थर्ड स्टेट में थे। या फिर इसके अंदर से क्वेश्चंस को ब्रेक करके भी आपसे पूछा सकता है, जैसे एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेट या एक्सप्लेन द क्लेर्गी क्लास, ठीक उसी तरह एक्सप्लेन द नोबेल्टी क्लास, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि राइट द कंपोनेंट्स ऑफ थर्ड स्टेट। तो आंसर जो है सबका सेम ही होगा। या फिर इंडिविजुअली इस तरह से भी पूछ सकता है कि एक्सप्लेन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस अंडर ओल्ड रेजिम। साथ ही साथ इसके अंदर जो है आपको टैक्सेस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि आपने दो टैक्स पढ़ा था, थिट्स एंड टेल्स। तो आपको ये याद रखना है कि थिट्स किसके ज़रिए लगाया जाता था, सबने पढ़ा कि चर्च लगाते थे, और टेल्स जो डायरेक्ट टैक्सेस थे जो थर्ड क्लास को यानी थर्ड स्टेट को देना पड़ता था, यानी कह सकते हैं किंग को देना पड़ता था। तो ये टैक्स के बारे में जो है याद रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है पूछ सकता है कि व्हाट इज़ थिट या व्हाट इज़ टेल। तो इस तरह से इस क्वेश्चंस के अंदर से कई क्वेश्चंस भी निकल सकते हैं, लेकिन अगर एक कंबाइंडली इन तीनों को एक क्वेश्चंस को याद रखा जाए कि एक्सप्लेन द सोसाइटी ऑफ फ्रांस अंडर ओल्ड रेजिम, तो ये उसी के अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट क्लेर्गी, सेकेंड स्टेट नोबेल्टी, दोनों प्रिविलेज क्लास थे, एंड थर्ड स्टेट जो जनरल पीपल थे जिन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। हो सकता है कि इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछ दे कि इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, तो उसमें वही जो फोर्ट ऑफ
बास्तिल का इंसिडेंट था कि किस तरह से उसका डिक्लाइन हुआ, किस तरह से उसके ऊपर स्टॉर्म हुए, तो वो सारी चीज़ें लिख देनी है। दूसरे क्वेश्चंस जो पॉसिबल क्वेश्चंस है इसमें कि रीज़न फॉर द एम्प्टी ट्रेजरी, यानी जो फ्रांस का राजकोष खाली हो गया था उसका क्या वजह था। तो उसका बहुत सिंपल कि सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो किंग की जो फिजूल खर्ची थी, मिस यूज़ ऑफ मनी था, मिस यूज़ ऑफ रिसोर्सेज था, उस वजह से ट्रेजरी खाली हो रही थी। या फिर दूसरी वजह ये थी कि टैक्स जो है का कलेक्शन सिर्फ थर्ड स्टेट से आता था, जो ऊपर के दो प्रिविलेज क्लासेस थे उनसे नहीं आता था। या तीसरा इसका रीज़न ये आप लिख सकते हैं कि फ्रांस के ऊपर जो कर्ज था जो दूसरे देशों से दे रखा था उसके के ऊपर इंटरेस्ट उन्हें पेड करने पड़ते थे। इन सब वजहों से जो है फ्रांस की क्या कहते हैं ट्रेजरी एम्प्टी हो रही थे। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर से आ सकता है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस यानी जीविका संकट, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि जब हमारे ज़िंदगी की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है जब वो डेंजर सिचुएशंस में पड़ जाए तो सब्सटेंशियल क्राइसिस यानी जीविका संकट आ जाता है। तो ये हो जाएगा। इसके आगे एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है हाउ डिड द मिडिल क्लास इमर्जेड इन द फ्रेंच सोसाइटी, यानी मध्यम वर्ग का फ्रांस की सोसाइटी के अंदर, फ्रांस के समाज के अंदर उदय कैसे हुआ। तो बहुत सिंपल, हम लोगों ने बार बार पढ़ा कि जो मिडिल क्लास है वो ट्रेड के ज़रिए पैसा कमाया। दूसरा जो वो क्या कहते हैं प्रोडक्ट के प्रोडक्शंस में लगे हुए थे, यानी जो डिफरेंट किस्म के चीज़ें थी उसके उत्पादन में लगे हुए थे और ट्रेड में लगे हुए थे। और इस वजह से एक ऐसा क्लास आया जिसके पास तो पैसे बहुत थे लेकिन प्रिविलेज नहीं थे। तो प्रिविलेज और जो जनरल पीपल थे उनके बीच का एक क्लास बन गया जिनके पास पैसे काफ़ी थे, जो उनके पास बिजनेस की वजह से, ट्रेड की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग की वजह से वो पैसे आए थे। तो इस तरह से जो है वो एक नया क्लास डेवलप किया, इमर्ज हुआ, जिसे हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं। यहाँ पर से एक और क्वेश्चन आ सकता है कि रोल ऑफ फिलोसोफर। हम लोगों ने पढ़ा, कई फिलोसफर्स के बारे में पढ़ा, उनके बारे में 2-3 के बारे में लिख देना है, उनकी बुक्स के बारे में लिख देना है, उस बुक्स के अंदर क्या आइडियाज़ उन्होंने दिया था उसके बारे में लिख देना है। जैसे रूसो के बारे में किस तरह से उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा, जर्नल वेल लिखा, या फिर मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉ जिसके अंदर उन्होंने सेपरेशंस ऑफ पावर की थ्योरी दी। तो इन सब चीज़ों को 2-3 फिलोसफर्स के बारे में इसके आंसर में लिख देना है। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है वो है स्टेट जनरल। तो हम लोग जानते हैं कि स्टेट जनरल एक इंस्टीट्यूशन थी, लाइक पार्लियामेंट थी, जिसका को लास्ट टाइम 1610 में बुलाया गया था, उसके बाद से नहीं बुलाया गया था इसकी मीटिंग, और उसके बाद 5 मई 1789 में बुलाया गया था। और इसको इसलिए बुलाया गया था ताकि जो है टैक्स को इंक्रीज़ कर सके, क्योंकि फ्रांस के लॉ के हिसाब से बिना स्टेटस जनरल के अप्रूवल के कोई भी टैक्स फ्रांस के अंदर इंक्रीज़ नहीं हो सकता है। और जब फ्रांस के अंदर उसका ट्रेजरी एम्प्टी हो गया था, उसके राजकोष खाली हो गया था, तो ऐसे वक्त में टैक्स बढ़ाना ज़रूरी हो गया था और इसीलिए स्टेटस जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है नेशनल असेंबली। तो नेशनल असेंबली के बारे में हम जानते हैं कि ये ही स्टेटस जनरल के जो थर्ड स्टेट थे यानी जनरल्स पीपल थे, उन्होंने जब डिमांड किया 1 पर्सन 1 वोट का,
यानी वोट बाय हेड का जब डिमांड किया, तो जिसे किंग या ऊपर के जो ऑर्डर्स थे नोबेल्टी और क्लर्जी ने उसका अगेंस्ट किया, तो ये लोग बाहर चले आए और अपना एक अलग जो टेनिस कोर्ट में आए और अपना एक अलग असेंबली बनाया। और यही थर्ड स्टेट ने अपने आप को एक क्या कहते हैं पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर लिया, जिसे नेशनल असेंबली कहा गया, और जिसने ये प्रॉमिस किया था कि जब तक वो फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं बना लेंगे तब तक वो वहाँ से हटेंगे नहीं। तो इस पूरे होल इवेंट्स को लिखना, यहाँ पर से एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि हाउ टू ब्रोक रेवोल्यूशंस, यानी जो क्रांति है वो उसका विस्फोट कैसे हुआ। तो जब हाउ टू ब्रोक रेवोल्यूशंस जब पूछा जाएगा तो दोनों प्रोसेस, दोनों इवेंट को लिख देना है। यानी स्टेट्स जनरल्स की मीटिंग जो 5 मई 1789 में टैक्स इंक्रीज करने के लिए बुलाई गई थी उसको, और उसके बाद क्या कहते हैं नेशनल असेंबली के इंसिडेंट को, और फिर जो उसके बाद क्या कहते हैं प्राइस बढ़ गए थे जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आ गए, और अल्टीमेटली एक रूमर्स उड़ा कि फोर्ट ऑफ बास्टिल के अंदर से क्या कहते हैं फॉरेन मिलिट्री है और वो किसी वक्त भी पेरिस पर अटैक कर सकती है। तो इस इंसिडेंट को पूरा लिख देना है। अब है हाउ डिड द फ्रांस बिकम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कैसे बना। तो इसमें भी वही बात लिखना है कि जब नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस बनाना स्टार्ट किया तो उसने किंग के ऊपर क्या कहते हैं कंट्रोल रखने के लिए एक थ्योरी अडॉप्ट किया जिसको पावर ऑफ सेपरेशंस कहते हैं। आपको बताना है कि ये पावर ऑफ सेपरेशंस की थ्योरी किस फिलोसफर ने दिया है, इसे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो पावर ऑफ सेपरेशंस की थ्योरी दिया, और इसी पावर ऑफ सेपरेशंस के तहत फ्रांस के किंग से क्या कहते हैं सारा पावर सीज करके अब पार्लियामेंट को दे दिया गया, और तीनों जो विंग्स होते हैं जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, तीनों विंग्स को अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर एक दो क्वेश्चंस और निकल सकते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन, या फिर इस दोनों को अलग करके भी पूछ सकते हैं कि हु वाज द एक्टिव सिटीज़न या हु वाज द पैसिव सिटीज़न। तो इसमें वही बात लिखाएगी कि एक्टिव सिटीज़न आप जानते हैं कि वो लोग थे जिनकी एज अबव 25 ईयर्स थी और 3 डेज वेजेस, लेबर वेजेस के बराबर वो स्टेट को टैक्स दिया करते थे। ऐसे ही लोगों को राइट ऑफ वोट यानी सफरेज दिया गया था, जो एक्टिव वोट सिटीज़न कहलाए, और पैसिव सिटीज़न वो कहलाए जिनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, यानी जिन्हें राइट टू वोट नहीं दिया गया था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इवेंट विच लीड टू एबॉलिशेस ऑफ मोनार्की। Explain the event which lead to abolition of monarchy। तो इसका बहुत सिंपल आंसर होगा कि किस तरह से जो किंग थे फ्रांस के लुई 16, उन्होंने अपने ससुराल क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया और बगल के स्टेट पार्सा से हेल्प लेनी चाहिए, फ्रांस से भागना चाहा और फिर पकड़ा गया, और इस वजह से जो नेशनल असेंबली थी उसका फेथ किंग के ऊपर से उठ गया, और ऐसी कंडीशंस बनी कि फ्रांस के अंदर से क्या कहते हैं मोनार्की को एबॉलिश कर दिया गया, और इंड में क्या कहते हैं लुई 16 को भी गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया, यानी एक्सिक्यूट कर दिया गया। उसके बाद जैकोबिन, फॉर्मेशन ऑफ जैकोबिन पार्टी। वेरी सिंपल है इसका आंसर कि जब रेवोल्यूशंस हुए तो रेवोल्यूशंस के बाद लोगों ने
पॉलिटिकल इश्यूज़ पर डिस्कशन करने के लिए, अपने राइट्स के ऊपर डिस्कशन करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए थे, जिनमें पेरिस का एक ऑर्गेनाइजेशंस था जिसका नाम था जैकोबिन पार्टी, जो क्या कहते हैं कन्वेंट जैकोबिन, जो पेरिस का कन्वेंट जैकोबिन था उसके नाम पर पड़ा। या यहाँ पर से एक दो क्वेश्चंस और भी राइज हो सकते हैं कि हु वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन पार्टी। तो वेरी सिंपल कि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वाज द लीडर ऑफ जैकोबिन पार्टी। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि हु वाज द मेंबर ऑफ जैकोबिन पार्टी। तो इसका भी बहुत सिंपल आंसर है कि जनरल पीपल्स यानी द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट वाज आल्सो द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन पार्टी। या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि मेंबर्स ऑफ जैकोबिन पार्टी हाउ ड्रेसेस यूज यानी जो जैकोबिन पार्टी के मेंबर्स थे वो किस तरह की ड्रेसेस यूज़ किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। तो इस तरह से जैकोबिन पार्टी पर कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो लेकिन सारे का आंसर वो लगभग सेम ही होगा। अब कुछ डिफाइन टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे रीजन ऑफ टेरर्स। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने 1793 से 1794 तक का जो रीजन था, जिसको हम लोग रीजन ऑफ टेरर कहते हैं, तो इसके बारे में लिख देना है कि किस तरह से इस पीरियड को रीजन ऑफ टेरर कहा जाता है। कन्वेंशन, तो इसी रीजन ऑफ टेरर्स के दौरान किस तरह से नेशनल असेंबली ने अपना नाम बदलकर कन्वेंशन कर लिया था, तो उसके बारे में लिख देना है। डायरेक्टरी रूल, तो आप जानते हैं कि जब रीजन ऑफ टेरर्स ख़त्म हुआ था तो फिर दोबारा मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैसा डिक्टेटर ना आए या वैसी कंडीशन ना आए, इसलिए जो है अब एक आदमी की जगह 5 आदमी यानी के हाथ में पावर दे दिया गया था, ताकि सब एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रखे, यानी एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल रखे। तो इसलिए 5 शासन करने के लिए, रूल करने के लिए 5 मेंबर्स की एक डायरेक्टरी बनाई गई, जिस वजह से इसे डायरेक्टरी रूल कहते हैं, जो 1795 से 1799 तक थी। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा यहाँ पर से नेपोलियन बोनापार्ट से, तो वो उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे, कैसे वो फ्रांस के अंदर आए, किस तरह से 1799 में वो फ्रांस का काउंसलर बना और फिर 1804 में वो फ्रांस का किंग ही बन गया, और जो फ्रांस के अंदर से है उसने डेमोक्रेसी को लूज़ कर दी, मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर एक क्वेश्चन वहाँ पर भी हम लोगों ने पढ़ा था, ओलंपी डी गौजेस, जिसके बारे में पढ़ा था, ओलंपी डी गौजेस, जो लेडीज़ रिवोल्यूशनरीज थी, जिसने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वोमेन एंड सिटीज़न लिखा था। अब आपको बताना है कि डिक्लेरेशंस ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न कब लिखाया था, और इसी के ही अगेंस्ट में क्या कहते हैं, ओलंपी डी गौजेस ने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वोमेन एंड सिटीज़न लिखा था, तो उसके बारे में लिख देना है। फिर एक क्वेश्चंस वोमेंस के ऊपर आ सकते हैं, सिचुएशन ऑफ वोमेंस अंडर रिवोल्यूशनरी फ्रांस, यानी जब फ्रांस के अंदर रेवोल्यूशंस हो गए थे तब वोमेंस की कंडीशंस कैसी थी, तो उसमें लिख देना है कि वोमेंस की कंडीशंस कैसी थी। तो आप लिख सकते हैं कि वोमेंस को मेन के इक्वली जो है वेजेस नहीं मिलता था, उन्हें घर भी संभालने पड़ते थे और अपने फैमिली के लिए वर्क भी करना पड़ता था। साथ ही साथ जब रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई तो इन्हें बहुत सारे कंसेशंस भी मिले, जैसे इनके लिए सेपरेटली स्कूल खोले गए, इनको स्किलफुल बनाने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए गए, या फिर ऐसे कानून बने कि इनको बहुत सारे राइट्स दिए गए, जैसे कि अब कोई फोर्स कर यानी पेरेंट्स जो है किसी भी लड़की का बाय फोर्स किसी दूसरे के साथ मैरिज नहीं कर सकता है, या डाइवर्स का प्रोसेस
इजी किया गया और वोमेन को भी राइट दिए गए कि वो भी किसी को डाइवर्स अपनी मर्ज़ी से अपने हस्बैंड को डाइवर्स दे सकती है। तो ये सब कंडीशंस थे। अब है हाउ स्लेवरी एबोलिशेस इन फ्रांस, यानी फ्रांस के अंदर एबॉलिश जो दास प्रथा थी उसका खात्मा कैसे हुआ, तो उसके बारे में लिख देना है कि किस तरह से क्या सिस्टम था दास का, कि किस तरह से फ्रांस क्या कहते हैं फ्रांस अफ्रीका और अमेरिका या कैरिबियन आइलैंड के बीच ट्रायंगल ट्रेड इसका चला करता था और इसको लेकर शुरू से ही आवाज़ उठ रहे थे, लेकिन जब क्या कहते हैं रीजन ऑफ टेरर आया तो इस पर बैन लगा। हालांकि कुछ दिनों के बाद जब नेपोलियन बोनापार्ट आए तो फिर से वो बैन हट गया था। तो वो चीज़ें लिखनी है। या इस पर से एक सवाल आ सकता है कि व्हाई स्लेवरी वाज नीडेड, यानी दास प्रथा की क्यों ज़रूरत थी। तो उसके बाद लिख सकते हैं कि जो फ्रांस थे या यूरोपियन कंट्री थे उनको जो चीज़ों की ज़रूरत थी जैसे टी की, कॉफ़ी की, रबर की, इस तरह की जो चीज़ें शुगर की चीज़ें ज़रूरत थी वो कैरिबियन आइसलैंड में कल्टीवेट होते थे। उनका कल्टीवेशंस वहाँ होता था, लेकिन यूरोप से वहाँ कोई लेबर जाना नहीं चाहते थे। इसीलिए उनके कल्टीवेशंस के लिए जो यूरोपियंस थे, चाहे फ्रांस हो, ब्रिटेन हो या जो भी हो, वो लोग अफ्रीका से दास लेते थे और उसे फिर क्या कहते हैं कैरिबियन आइलैंड यानी टोबैगो हो गया, त्रिनाड हो गया, सूरीनाम हो गया, इन सब जगहों पर भेजा करते थे ताकि इन चीज़ों की जो यूरोप के अंदर ज़रूरत है वो उसकी सप्लाई वहाँ से यहाँ आ सके। और ऐसा ट्रेड फ्रांस के अंदर आपने पढ़ा कि उसके 2 पोर्ट से हुआ करता था। आप कमेंट्स बॉक्स में उन दोनों पोर्ट का हमें नाम बताएंगे। अब है एक क्वेश्चंस और आ सकता है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ रेवोल्यूशनरीज ऑन एवरीडे लाइफ, यानी रेवोल्यूशंस का रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा। तो आप देखते हैं कि जब रेवोल्यूशंस हो जाता है तो किस तरह के चेंजेस आते हैं, लोग फ्री माइंडेड हो जाते हैं, फ्री होकर क्या कहते हैं, जो सबसे पहला जो चेंज आता है कि वो प्रेस के ऊपर से सेंसरशिप हट जाता है, जिस वजह से लोग अब अपने पसंद की किताबें प्रिंट कर सकते हैं, अपने न्यूज़पेपर में अपने पसंद की न्यूज़ें प्रिंट कर सकते हैं, या क्या कहते हैं लोग अब रिवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी के साथ क्या कहते हैं नाटक प्ले करते थे, ड्रामा प्ले करते थे, म्यूज़िक प्ले करते थे। इस तरह की जितनी भी जो रिस्ट्रिक्शंस थी ओल्ड रिजिम के अंदर वो सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो जाती है और प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होने से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि अब लोग इसका यूज़ अपने आइडियोलॉजी को दूसरे तक पहुंचाने में या कहें रिवोल्यूशनरी आइडिया को दूसरे तक पहुंचाने में वो इसका यूज़ करने लगते हैं। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशंस में ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इनमें कोई दिक्कत हो तो हमसे कमेंट्स बॉक्स में आप बेहिचक बिना विदाउट एनी हेजिटेशंस हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। और कोशिश करें आप लोग कि एनसीईआरटी की किताब को बार बार रिवाइज करें ताकि जो है इसके मेन पॉइंट्स आपके माइंड में रह सके। थैंक यू।